आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ज। चार्ज बहुत ही फ़ैमिलियर टर्म है हमारे और बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब आप प्रैक्टिकल लाइफ़ में इसको ऑफ़िसेज़ में काम करने के लिए जाएँगे तो भी आपको ये बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा। चार्ज का जो चैप्टर है वो कंपनीज़ एक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 6 में डील होता है। जी हाँ, ये मैं कंपनी लॉ की बुक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कंपनीज़ एक्ट जो बेयर एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 6 में ये डील होता है और सेक्शन 77 से लेकर 87 में इसको डील किया गया है। ओके, जल्दी से आगे चलते हैं। हमारा टॉपिक को ज़्यादा लेंदी ना करते हुए, मैं ईज़ी वे में कोशिश करूँगा समझाने की। कुछ क्वेश्चन्स अगर कुछ ऐसी चीज़ समझ में ना आए, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर दीजिए, सो दैट मैं उसको आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो आगे चलते हुए सबसे पहले हम आपको एक चीज़ स्मॉल वे में समझाते हैं। सपोज़ करो आपकी फैमिली में किसी भी मेंबर को या फिर कोई भी काम के लिए अगर वो बिज़नेस ही करते हैं, तो वो किसी बैंक में गए होंगे, किसके लिए? तो लोन लेने के लिए, ठीक है? लोन लेने के लिए क्यों? क्योंकि सब उनको कुछ ना कुछ काम करना होगा, ठीक है? तो जब लोग बैंक को वो अप्रोच करते हैं, तो क्या बैंक उनको इंस्टेंटली विदाउट एनी थिंग वो लोन दे देते हैं? क्या वो नहीं सोचेंगे कि मेरा जो मैं अमाउंट दे रहा हूँ आपको, उसका सिक्योरिटी क्या रखा जाएगा, ठीक है? तो इन दैट केस बैंक हमसे क्या जो भी आपके फैमिली मेंबर होंगे जो गए होंगे बैंक में, उन्होंने क्या दिया होगा उनको? कोई सिक्योरिटी। किसके कहने पर? तो बैंक के कहने पर। बैंक ने उनसे सपोज़ करो एक सिक्योरिटी कहा कि आपके पास अगर कोई सिक्योरिटी है जिसके एवज़ में या फिर जिसके अकॉर्डिंग आपको मैं लोन अमाउंट प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? तो उस केस में आपके फैमिली मेंबर ने क्या किया, उनके पास अगर कुछ लैंड या प्रॉपर्टी है तो उसको वो एसेट्स को बैंक के पास दे दिए और बैंक इन रिटर्न उनको जो भी अमाउंट की ज़रूरत थी सब्जेक्ट टू द वैल्यूएशन उन्होंने अमाउंट दे दी, ठीक है? तो ये हो गया हमारा लोन का लेना प्रोसेस वगैरह। यही प्रोसेस कंपनीज़ एक्ट में भी है। अब कंपनीज एक्ट में इसको चार्ज के नाम से जब वहां पे आप उसको देखते हैं तो बैंक वाले के लिए या फिर हम जब जनरल टर्म में इसको बोलते तो क्या होगा, मैंने मॉर्गेज के रूप में ये प्रॉपर्टी देकर मैंने एसेट्स लिया, राइट? दिया ना? तो वैसे ही कंपनीज एक्ट में भी यही प्रोविजन है। कंपनी को बोरोइंग करना मतलब उनको भी फंड की जरूरत पड़ती है, तो वो बोरो करते हैं। अब ये बोरो कहाँ-कहाँ से कर सकते हैं? तो कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से वो बोरो कर सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो या बैंक्स हो, ठीक है? अब सपोज़ करो कि उनको अगर फंड चाहिए होगा तो वो शेयर इश्यू भी कर सकते हैं, शेयर इश्यू करके फंड रेज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो द बेस्ट वे टू रेज़ मनी और है तो अपना बैंक के पास वो अप्रोच करें और बैंक से उनको फंड मिल जाए। तो बैंक के पास जब वो जाएँगे, तो बैंक उनको भी वही क्वेश्चन करेगी जो हमको करती है कि आप इसके अगेंस्ट में कुछ सिक्योरिटी रखिए, विदाउट सिक्योरिटी मैं तो आपको लोन देने वाला नहीं, राइट? तो उन्होंने कंपनी के पास भी एसेट्स हैं, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, तो उन्होंने वो एसेट्स को वहाँ पे प्लेस कर दिया और उसके अगेंस्ट में क बैंक भी अपना लोन प्रोवाइड कर देती है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, लोन जब प्रोवाइड कर देती है तो वो पर्टिकुलर वो एसेट्स जिसको उसने सिक्योरिटी के रूप में कंपनी ने रखा है बैंक के पास, वो तो उनका हो गया, बैंक का हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा अलग वे में समझते हैं कि सपोज कंपनी ने जो एसेट्स एक बैंक को दे दिया था, XYZ एक भी बैंक को उन्होंने दे दिया था, तो वो सिक्योरिटी पे अब उनका हक नहीं रहा। मतलब हक मीन्स यू कैन यूज इट, बट आप उसको वापस से उस एसेट्स पे कुछ चीज क्रिएट नहीं कर सकते। वापस से आप उस एसेट्स पे लोन नहीं ले सकते, राइट? क्योंकि ये ऑलरेडी मॉर्गेज्ड है। हाँ, सब उसी बैंक के पास वापस से वही एसेट्स दिखाकर अगर वो लो बैंक वाले प्रोवाइड करते हैं तो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट आप दूसरे बैंक में जाओगे तो मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो वो वहां पे हम लोग को ये चार्ज टॉपिक देखने को मिलेगा। आइए देखिए कैसे। सपोज जब पहली बार में बैंक ने लोन प्रोवाइड कर दिया था आपको, तो आपको अमाउंट मिल गया एंड कंपनी आराम से काम कर रही है। कंपनी ने अपना बुद्धि लगाया कि चलिए क्यों ना हम एसी एसेट्स को वापस दूसरे बैंक से भी मेरे को पैसा मिल सकता है, मैं उसके पास भी लेके जा रहा हूँ, ठीक है? तो कंपनी ने क्या किया, वही एसेट्स जो एसेट्स ऑलरेडी मॉर्गेज्ड है उसको किसी दूसरे बैंक के पास गया। सपोज करो पहली बार में एचडीएफसी बैंक था, सेकंड टाइम में वो एसबीआई के पास गया,
एसबीआई वाला भी अगर मान लो बिना चेक किए उसने दे दिया होता, या बिना चेक किए उसने उसको लोन दे दिया, तो क्या हो गया, यहाँ पे दो बैंक्स इन्वॉल्व हो गए। क्या ऐसा करना सही था? नहीं। क्यों सही नहीं था? बिकॉज जब प्रेफरेंस के रूप में देखा जाएगा तो सबसे पहले बैंक एचडीएफसी का ही आएगा, और वो लोन अमाउंट जितना एचडीएफसी बैंक ने प्रोवाइड किया था कंपनी को, अगर वो सफिशियंट नहीं है उस एसेट्स पे, तो एसबीआई के लिए वो लोन, तो उनका जो अमाउंट दिया गया है कंपनी को, तो डूब जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन कराना इस चार्ज का बहुत जरूरी हो गया। अब बोलेंगे सर चार्ज कहां से आया, हम तो चार्ज समझे ही नहीं। तो जो आपने ये प्रोसेस समझा है ना अभी, ठीक है, इस जो लोन देना होता है, या फिर मतलब बैंक के पास सिक्योरिटी रखे और सिक्योरिटी के रूप में सिक्योरिटी के अगेंस्ट में आपको पैसा मिला, दैट इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं? क्रिएशन ऑफ चार्ज। ठीक है, और अकॉर्डिंगली जब वो लोन अपने को मिल जाती है, तो अपने कहीं जाकर इसको रजिस्टर करवाना होता है। तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट वेयर वी आर गोइंग टू रजिस्टर दिस क्रिएशन ऑफ चार्ज। ओके, तो अब जो हम लोग को रजिस्टर कराना है, ये कहाँ रजिस्टर कराएंगे? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को आपको कहाँ पे जाना है? तो इनकी वेबसाइट है www.mca.gov.in। ठीक है, यहां जब जाएंगे तो आपको आरओसी के पास एक फॉर्म फाइल करना होगा, जिस फॉर्म के में सारा डिटेल्स आप चार्ज का भरेंगे कि आपने किस रूप में क्रिएट किया है चार्ज को, और करने के बाद आप इसको अपलोड करेंगे आरओसी के पास। आरओसी इसको क्या करेगी, अपने पोर्टल पे, यानी कि एमसीए की पोर्टल पे इसको अपलोड कर देगी, जो रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा। और इसके इसके रिकॉर्ड मेंटेन करने से क्या होगा, जब सेकेंड टाइम कंपनी एसबीआई के पास गई थी, तो एसबीआई क्या करेगी, वो इंस्पेक्ट कर सकती है कि ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी रजिस्टर कहीं पे सिक्योरिटी में रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है। करेक्ट, तो अगर ये ऑलरेडी रखा हुआ है, तो देन इन दैट केस एसबीआई उनको लोन प्रोवाइड नहीं करेगी, क्योंकि सिक्योरिटी पे किसी और का पहले से ही हक है, उस एसेट्स पे किसी और का हक है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, इंस्पेक्शन में पता चला कि नहीं ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो इन दैट केस एसबीआई भी अपना लोन प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, आइए मैं आपको एक बार एग्जांपल एक बार मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। हो सकता है आपको इससे कुछ क्लियर हो जाए। जो मैंने बताया मैं वही ड्रॉ कर रहा हूँ, इजीली आपको समझ में आएगा। सपोज ये कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है, और ये कंपनी क्या करी है, जैसा अपने जैसा मैंने बताया आपको, वो एक बैंक के पास गई। ठीक है, अब ये बैंक के पास जाने के बाद ये बैंक इनसे कहा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, उसके बिना तो मैं आपको लोन नहीं देने वाला। क्या चाहिए इनको? सिक्योरिटी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम कीजिए, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, सपोज करो ए, फिर बी और सी, तीन प्रॉपर्टी है। ठीक है, ए प्रॉपर्टी सब मैंने जो लोन लेने के लिए गया था इनके पास, मतलब ये जो कंपनी गई थी, वो कितने का अमाउंट के लिए गई थी, सपोज करो 500 करोड़ का। और इस ए की प्रॉपर्टी, जो इनके पास प्रॉपर्टी है, उसका एक प्रॉपर्टी का वैल्यू पकड़ लो कि 100 करोड़ है, इसका 200 करोड़ है, और सपोज करो इसका 700 करोड़ है। ठीक है, तो कंपनी ने कहा कि ठीक है, मेरे पास जो सी प्रॉपर्टी है, आप सी प्रॉपर्टी को एज अ मॉर्गेज रख लीजिए। ठीक है, तो सी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज बैंक ने रख लिया। अब यहाँ पे तो सर मैं मॉर्गेज बोल रहा हूँ, आप चार्ज कैसे बोल रहे हैं? तो चलिए एक बार मैं आपको मॉर्गेज के बारे में समझा देता हूँ। मॉर्गेज क्या होता है? जब भी आप किसी एसेट्स को, ठीक है, जब भी आप किसी एसेट्स को, एसेट्स मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी को, आप जब भी किसी बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी रखते हैं, तो उसको मॉर्गेज कहते हैं। ठीक है, मॉर्गेज हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डील होता है। करेक्ट है, इसमें मॉर्गेज में आपका पोजीशन चेंज नहीं होता। कैसे नहीं चेंज होता? तो आप जो इमोबल प्रॉपर्टी रखते हैं, वो बैंक की हो नहीं जाती है, आपके पास ही रहती है। बस बैंक उसका फॉर द मीन टाइम ओनर कहलाएगा, कि हाँ अभी तक, जब तक, क्योंकि आपने लोन लेकर रखा है, वो एसेट्स उनका है। अगर आपने लोन चुकता कर दिया, तो जिस दिन आपने पेमेंट कर दिया सारा कुछ का, वो एसेट्स वापस से आपके नाम पे हो जाएगी, रहेगी आपके नाम पे, नाम चेंज नहीं हो रही है। जैसे मैंने बताया पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, राइट, बस उसी तरह। तो दिस इज कॉल्ड मॉर्गेज। तो जब ये प्रॉपर्टी सी बैंक के पास रख रही है, तो इसको हम लोग जनरल टर्म में क्या बोलते हैं? मॉर्गेज रखना, राइट। तो मॉर्गेज रखी,
किस चीज का, या फिर सिक्योरिटी रख दी। अब जब ये सिक्योरिटी रख दी बैंक के पास, तो 700 करोड़ का है, तो बैंक तो खुश कि मेरे से 500 करोड़ ही मांग रहा है और 700 करोड़ का प्रॉपर्टी दे रहा है। तो अगर 700 करोड़ का प्रॉपर्टी दे रहा है तो 500 करोड़ देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बैंक ने क्या किया, दे दिया, 500 करोड़ का लोन सैंक्शन हो गया। ओके, तो जब लोन सैंक्शन हो गया तो कंपनी वाले बहुत खुश हो गए। कंपनी खुश हो गई कि चलो अब तो हमको पैसा मिल गया। तो कंपनी को अब यहाँ पे क्या करी कंपनी ने, कोई अगर ये चैप्टर नहीं आया होता तो क्या होता, मैं पहले वो समझा देता हूँ आपको। तो सपोज करो कंपनी को यहाँ इस टाइम में 500 करोड़ मिल गया। अब कंपनी वापस बुद्धि लगा दी। क्या लगाई कि वो एक दूसरे बैंक के पास गई, बैंक 2 के पास गई, और बैंक 2 को जाके बोलती है कि मुझे पैसा चाहिए। ठीक है, कितना पैसा चाहिए, तो मुझे भी यहाँ पे सपोज करो कि 500 करोड़ चाहिए। ठीक है, इनसे भी वो 500 करोड़ का डिमांड कर दी। तो जब 500 करोड़ डिमांड करे तो ये बैंक भी उससे कंपनी से सेम क्वेश्चन पूछेगा कि आप मॉर्गेज क्या रखोगे। ठीक है, तो जब ये मॉर्गेज का बात करने आया तो ये कंपनी ने फिर से क्या किया, यही जो सी प्रॉपर्टी थी उसको वापस से इसने इस बैंक के पास गिरवी रख दिया। तो जब इसने इस प्रॉपर्टी को गिरवी रखा तो इस बैंक ने इसको बिना चेक किए, या फिर बोलो कि कोई प्रोसेस तो था नहीं, अगर ये चैप्टर नहीं आई होती तो ये प्रोसेस तो कुछ था नहीं इनके पास, तो बैंक 2 भी क्या करती, इनको लोन प्रोवाइड कर देती। लोन यहाँ भी सैंक्शन, तो टोटल कितना हो जाता, 500। अगर मान लो ये कंपनी डिफॉल्ट कर दी तो दोनों बैंक का पैसा डूबा, क्योंकि 700 करोड़ ही है ओनली। अब 700 करोड़ में या तो दोनों को 50-50 के इक्वल रेशियो में बांटो, या फिर किसी एक बैंक को ही पैसा मिलने वाला है। किसी एक बैंक का तो कुछ अमाउंट तो डूबेगा ही, जनरल सेंस में बता रहा हूं। ओके, तो इसको मिटाने के लिए कंपनीज एक्ट में ये जो चैप्टर लाया गया वो है, जिसके कारण क्या होगा कि जब कंपनी ऐसा कुछ करती है, जब लोन लेती है बैंक से, तो उनको आरओसी को इन्फॉर्म करना होगा। किस चीज के लिए, तो सर कि मैंने ये पैसा इस बैंक से लिया है और आप इस चीज को अपने रजिस्टर में मेंटेन कर लीजिए। ठीक है, तो जब ये रजिस्टर आरओसी के पास अपना इंटीमेशन भेजेंगे तो आरओसी क्या करेगी, इसको अपने रजिस्टर में मेंटेन करेगी। और इनका रजिस्टर कहाँ होता है, इनका रजिस्टर होता है एमसीए, यानी कि एमसीए का पोर्टल पे। ठीक है, जहां पे ये अपना मेंटेन कर देंगे रजिस्टर को, यहाँ पे रजिस्टर मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, डन। नाउ अगर मान लो कि इस एग्जांपल को वापस से एक बार देखो, तो जब पहली बैंक के पास से उन्होंने पैसा लिया था और सेकंड बैंक के पास जब अप्रोच किया था, तो सेकंड बैंक अब इस केस में क्या करेगी, तो क्योंकि उनके पास ऑप्शन है कि वो जाके इस कंपनी का डिटेल्स चेक करेगी पहले कि कंपनी ने इस एसेट्स, ये एसेट्स क्या ऑल इनकम्प्रेंसेस से फ्री है, क्या ये एसेट्स ऑलरेडी किसी के पास सिक्योरिटी के रूप में तो नहीं रखा हुआ है। तो ये बैंक क्या करी, आरओसी के वेबसाइट पे जाकर ये चेक करेगी। क्या चेक करी, तो ये चेक करने के लिए बैठी कि इस एसेट्स में कोई सिक्योरिटी है कि नहीं, राइट। तो जब ये बैंक को पता चल गया कि ये ऑलरेडी सिक्योर्ड है, तो बैंक ने इनका लोन का क्या किया, सैंक्शन कैंसिल कर दिया, इन्होंने इनको लोन नहीं देंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये है चार्ज के बारे में। अब आपको समझाते हैं कि चार्ज वर्ड क्यों बोलते हैं हम लोग इसको। तो सबसे पहले ये जो प्रोसेस है ना, जहां पे कंपनी बैंक के पास गई और बैंक ने इनको कुछ अमाउंट प्रोवाइड किया और कंपनी ने इनको सिक्योरिटी दिया, ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, ये प्रोसेस हमारा कहलाता है क्रिएशन ऑफ चार्ज। जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्रिएशन ऑफ चार्ज कहते हैं, राइट। अब कहेंगे सर ये तो क्रिएशन हो गई, मैंने क्रिएट कर ली चार्ज को, लेकिन आप तो मॉर्गेज का बात बोल रहे थे, तो मॉर्गेज के बारे में भी मैंने बताया, आप तो एसेट्स रख ही रहे हो, यही चीज को हम मॉर्गेज बोलते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि ये जो प्रोसेस है रजिस्टर कराने का, यहां जब आप इस चीज, चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ ठीक है, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गई चार्ज के। चलिए अब एक बार इसको मैं ये ड्रॉ को रिमूव कर दे रहा हूं। देखो आप जितना लाइट वे में समझोगे ना टॉपिक, उस आपके लिए उतना इजी होगा। और खास करके ये चार्ज जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। एग्जाम में भी आने वाली है, बहुत छोटी छोटी क्वेश्चंस आती है, केस लो तो 100% आएगी। और अकॉर्डिंगली ये आपको लाइफ में जब ऑफिस में जाएंगे तो भी आपको काम में आने वाली है। तो इसलिए बेटर है कि इसको अभी इतना अच्छे से समझे। देखो सिर्फ लॉ को पढ़ के पास करना इज नॉट अ गुड आइडिया फॉर कंपनी सेक्रेटरी। अगर ऐसा है तो आप
मेरे हिसाब से आप कंपनी सेक्रेटरी का पढ़ाई करना छोड़ दीजिए, बिकॉज ये नहीं करने वाले हैं आप। क्योंकि आज के डेट में ऑफिसर इन डिफॉल्ट कंपनी सेक्रेटरी को कहा जाता है, राइट। तो अगर आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी कहीं पे काम करेंगे और आप ये सब चीज नहीं फॉलो करेंगे, तो यू विल बी रेस्पॉन्सिबल एंड आपको इसके लिए पेनल्टी भरना पड़ सकता है। और आप सपोज करो, आप अर्न करोगे कितना, 30-40,000 का पर मंथ अगर मान लो अर्न करते हो एज अ फ्रेशर, तो आपको लाखों का पेनल्टी ही भरना पड़ जाएगा। तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग ना। तो इसलिए इतना अच्छे वे में पढ़िए कि आपको ये हमेशा के लिए याद रहे, ठीक है। अब चार्ज में जो कुछ पॉइंट्स है जो अब मैंने आपको बता रहा था मॉर्गेज प्लेज के बारे में, जैसे मॉर्गेज क्योंकि सिक्योरिटी मैंने रखा था तो मैंने उसको मॉर्गेज कहा था। तो आइए देखते हैं कि मॉर्गेज को मैंने क्यों मॉर्गेज बोला और इसको चार्ज से क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लोग कोई भी लोन जब लेने जाते हैं तो क्या रखते हैं, गिरवी। तो गिरवी रखना या तो किस फॉर्मेट में हो सकता है, चाहे वो मॉर्गेज के रूप में रख सकते हैं या फिर प्लेज के रूप में या फिर हाइपोथिकेशन के रूप में। ये तीनों टर्म जो है वो अलग अलग है, इन तीनों टर्म का मीनिंग भी अलग अलग होता है। आइए एक एक करके देखते हैं। जब इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जब भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई जब भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई सिक्योरिटी क्रिएट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्गेज, ठीक है। मॉर्गेज जो है हमारा वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डील होता है। किसमें, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ओके 1882 में ये डील होता है। ये हमारा किस पे होता है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। याद रखिएगा, जब जब भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का मॉर्गेज रखा आपने या सिक्योरिटी के रूप में इमूवेबल प्रॉपर्टी रखा, तो उसको क्या बोलेंगे, सर ये मैंने मॉर्गेज रखा, ठीक है, तो इसका मॉर्गेज लोन बोलेंगे। अगर मान लीजिए कि आप आप गए, आपके पास कुछ, सपोज करो आपके पास क्या है, आपके पास है ज्वेलरी, ठीक है। अब प्लेज करना क्या होता है, जब आप किसी, सपोज करो फाइनेंस कंपनी, सपोज करो कि आपको ये मुथूट के पास गए, मुथूट का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। मुथूट में क्या करें आप, मुथूट में जाके बोले कि सर एक काम कीजिए, मुझे पैसे की जरूरत है, मेरे पास ये ज्वेलरी है, आप इसको रख लीजिए अपने पास, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, आपकी ज्वेलरी को उन्होंने अपने पास रख लिया, ठीक है, और आपको कुछ लोन अमाउंट सैंक्शन कर दी, राइट। तो इस केस में देखो मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो आपका मूवेबल प्रॉपर्टी है ज्वेलरी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, पोजीशन चेंज हुआ। इमूवेबल प्रॉपर्टी में पोजीशन का कोई चेंजेस नहीं होता, ये प्रॉपर्टी आप ही के पास रहती है जब तक कि आप इसका पेमेंट नहीं कर दो, ठीक है। पेमेंट ना कर दो मतलब आप पेमेंट करोगे, आपका ये फ्री हो जाएगा फ्रॉम सिक्योरिटी, ओके। लेकिन प्लेज में जो एसेट्स है आपकी, वो चली जाती है जो आपके लिए आपका लेंडर है, ठीक है, जो आपको लेंड कर रहा है, मुथूट फाइनेंस हो या जो भी हो, जिसने भी, सपोज करो आपने बैंक में गया, बैंक में आपने ज्वेलरी रखा, उसने अगर पैसा दिया तो उसको भी हम लोग प्लेज करते हैं, ठीक है। प्लेज करना मतलब कोई भी मूवेबल एसेट्स को जब आप सिक्योरिटी के रूप में रखते हैं तो उसको प्लेज बोलते हैं। प्लेज जो है हमारा वो किस में डील होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, आपने पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डील होता है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसको गवर्न करती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ईयर कौन सा है, 1872, ओके। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और टॉपिक है गिरवी रखने में जो आता है, वो है हाइपोथिकेशन का। अब हाइपोथिकेशन मतलब क्या होता है, कई बार अपने बैंक कई गाड़ियों को आपने घूमते फिरते देखा होगा रास्ते में, जिसके पीछे लिखा रहता है दिस एसेट्स या दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू सच एंड सच बैंक्स का, राइट, या दिस प्रॉपर्टी इज हाइपोथिकेटेड टू सच बैंक्स रहता है। तो दैट इज कॉल्ड हाइपोथिकेशन करना, जहां पे एसेट्स तो आपके पास आती है, लेकिन इसका अभी भी राइट किसके पास है, बैंक के पास, जब तक कि आप उसका लोन का रिपेमेंट या उसका पूरा फाइनेंस का पैसा नहीं दे देते, ठीक है। तो तब तक वो प्रॉपर्टी किसके पास रहेगी, बैंक के पास या फिर लेंडर के पास, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है। तो सर आप ये तीन चीज जो आप हम लोग को आज बता रहे हैं, वो क्यों बता रहे हैं, तो वो इसलिए बता रहे हैं वो क्योंकि जब ये टॉपिक आप पढ़ रहे हैं चार्ज का ना, तो चार्ज में हम लोग चार्ज को एक वाइडर टर्म वर्ड यूज करते हैं। चार्ज इज अ वाइडर टर्म विच इंक्लूड्स मॉर्गेज, प्लेज, हाइपोथिकेशन, लियन, इंटरेस्ट, जो भी आप बोल लो। तो चार्ज एक बड़ा टर्म है, वाइडर टर्म है, जहां सब कुछ इंक्लूड होता है, जिसको आप एक नॉर्मल वे में बोलते हम कुछ भी गिरवी रखने जा रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी
उसका टर्म होगा उसको आप चार्ज में इंक्लूड कर सकते हो। बस चार्ज क्या है, कंपनीज एक्ट के थ्रू नाम दिया गया, ठीक है। तो हम इसको एक शॉर्ट वे में बोल सकते हैं कि मॉर्गेज प्लेज हाइपोथिकेशन इज इक्वल टू क्या, चार्ज। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, बिकॉज सिर्फ रटने से कोई काम नहीं होता है, आपको समझना पड़ेगा। और चार्ज इतना इजी टॉपिक है ना कि आपको हमेशा रिटेन रहेगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। कॉमन टर्म में हम लोग चार्ज को क्या कहते हैं, कॉमन टर्म ही यूज करते हैं ना, मॉर्गेज प्लेस हाइपोथिकेशन को कॉमन टर्म में क्या बोलते हैं, चार्ज, राइट। तो कॉमन टर्म में या फिर वाइडर टर्म में चार्ज बोलते हैं। चार्ज जो है हमारा, ये लेमन लैंग्वेज में अगर समझे तो किसी को भी अगर आपको बताना हो तो कोई भी नहीं समझे, सपोज करो एक नॉर्मल इंसान को आपको अगर बोलना है कि चार्ज क्या होता है, तो आप उसको क्या बताओगे कि सर चार्ज का मतलब होता है मॉर्गेज प्लेज प्लस हाइपोथिकेशन, ठीक है। ये तीनों को मिलाकर ही चार्ज होता है, कोई प्रॉब्लम है? ओके, चलिए आगे चलते। अब चार्ज में जो हमारा कंपनीज एक्ट है वो मैंने आपको पहले ही बताया, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज इस टॉपिक का नाम है, 77 से 87 में डील होती है। आइए अब समझते हैं एक एक करके पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है? तो चार्ज इज अ सिक्योरिटी गिवन फॉर सिक्योरिंग लोन और डिबेंचर बाय वे ऑफ मॉर्गेज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। चार्ज वो है, जैसे मैंने आपको बताया, वो जो क्रिएशन ऑफ चार्ज है, आपने सिक्योरिटी दिया, बैंक ने आपको लोन प्रोवाइड किया, दैट इज कॉल्ड क्रिएशन, बस ये वही चीज है। अब आपको अब आप जब इसको पढ़ेंगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो आप एक बार रीड करो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और दिमाग में वो एग्जांपल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो जरूर से याद रखिएगा, सो दैट ये टॉपिक आपको क्लियर रहे, ठीक है। तो ये जब चार्ज का टॉपिक सेक्शन 77 से 87 पढ़ेंगे तो अपने को क्या क्या जानने को मिलेगी, या इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अपने को क्या समझ में आ जाएगी, तो हमको समझ में आ जाएगी कि चार्ज का मतलब क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है चार्ज क्रिएशन का, मॉडिफिकेशन क्या होती है, ठीक है। अगर अगर आप टाइमली नहीं किए तो क्या होगा, और सेटिस्फेक्शन, अगर आपने लोन पेमेंट सारा कर दिया तो फिर क्या करना होगा। आज इन सब चीजों के बारे में समझेंगे, ओके। चलिए, ओके, अब आते हैं हम लोग कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन दिया गया है वो क्या है। तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो है, चार्ज मींस एन इंटरेस्ट और लियन created on the property or assets of a company or any of its undertaking or both as a security and includes mortgage, ठीक है। मॉर्गेज इंक्लूड होता है, ये आपको पता चल गया। मतलब क्या होता है, तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, किसी को किसी भी चीज के ऊपर उसका राइट देना, यानी कि लीगल राइट देना, ठीक है। आज मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मैंने आपका नाम उसमें ऐड कर दिया तो आपका उसमें इंटरेस्ट हो गया, तो दैट लीगल राइट, ठीक है। और लियन क्या होता है, तो लियन ये होता है कि आपने, लियन को अगर हम नॉर्मल टर्म में बोले तो अगर आपके पास जब तक कि वो एसेट्स है और आपने उसका पेमेंट नहीं किया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, सपोज अगर मैं इसको ऐसे बोले प्रॉपर्टी मेरे पास है अगर, तो वो मेरी हो जाएगी जब तक कि आप उसको पेमेंट नहीं करते, यानी कि उसका डेट का चुकता नहीं करते। आज आपने मेरे से लोन लेके गया, ठीक है, तो उसके लियन क्रिएट किया गया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट और लियन, दोनों का मतलब एक ही टर्म है, चाहे वो आप लीगल राइट क्रिएट करना होता है, किसी भी प्रॉपर्टी पे क्रिएट करेंगे, किस प्रॉपर्टी पे, चाहे वो एसेट्स हो। अब एसेट्स कैसा हो सकता है, मूवेबल हो सकता है, इमूवेबल हो सकता है, करेक्ट। और ये एसेट्स कंपनी की होनी चाहिए या फिर कोई ऐसी अंडरटेकिंग्स हो उनकी, बोथ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के रूप में होगा, और जिसमें कि मॉर्गेज भी इंक्लूड हो सकता है। भाई मॉर्गेज को मैंने समझ लिया है, प्लेज को भी समझ लिया, हाइपोथिकेशन को भी समझ लिया, इन टोटलिटी चार्ज का मतलब होता है सिंपल सा मॉर्गेज प्लेज हाइपोथिकेशन, करेक्ट। अब आपको कोई कहीं से भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी, जो इसका मेन इंट्रोडक्शन है आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो दैट ये इंट्रोडक्शन जब आप क्लियर रखोगे ना, तो जब आगे अपने लोग चलेंगे ना टॉपिक्स पे, तो आपको बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा कोई भी चीज, ठीक है। चल, ये आपको समझ में आ गया, चल आगे चलते हैं। अब आते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर को लाने का, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया,
सेम चीज मैं आपको वापस से रिपीट नहीं करूंगा, मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूं कि क्या होता है ऑब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन ऑब्जेक्टिव क्यों है। तो ठीक है, आइए मैं आपको सीधे दिखाता हूं। देखिए एक कंपनी है, कंपनी किसी बैंक के पास गई, क्या लेकर, एक एप्लीकेशन लेकर, कितने का, 100 करोड़ का। किस लिए, तो लोन लेने के लिए। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक ने क्या बोला कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, आप बिना सिक्योरिटी का मैं आपको लोन प्रोवाइड नहीं करूंगा। ठीक है, तो जब कंपनी ने क्या किया, उनके पास प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी उन्होंने सिक्योरिटी रख दिया, अब एचडीएफसी बैंक ने उनको लोन अप्रूव कर दिया। अब यहीं पे एक चीज होता है, एज अ कंपनी सेक्रेटरी यहाँ पे आप क्या करेंगे कि जिस पल आपका लोन अप्रूव हुआ ना, आप कंपनी को क्योंकि आप कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हो, तो आप कंपनी को क्या बोलोगे कि सर आपका लोन अप्रूव हो गया है और आप पहले रजिस्ट्रेशन कराइए, चार्ज का रजिस्ट्रेशन कराइए आरओसी के पास, अगर आप नहीं कराएंगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। ये ना बैंक के साथ अपना कोऑर्डिनेशन भी हो सकता है। देखो ये एज अ कंपनी सेक्रेटरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कंपनी के फेवर में नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि कंपनी अगर डिफॉल्ट करेगी तो कल को आप ही लाइबल होंगे। सो इट विल बी बेस्ट कि आप बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करो और बैंक को ये बताओ कि आप लोन अप्रूव करके रख दीजिए, अगर आपका सब कुछ पेपर ओके है तो लोन अप्रूव कर दीजिए, बट आप लोन का अमाउंट जो है वो तब तक मत ट्रांसफर कीजिए अकाउंट में जब तक कि मैं आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का सर्टिफिकेट ना दिखा दूं। ठीक है, बैंक भी इसमें खुश होगी कि उनका जो प्रॉपर्टी है वो रजिस्ट्रार के साथ रजिस्टर्ड है। ओके, और कंपनी वाले थोड़े नहीं नाखुश हो सकते हैं, क्योंकि आप कंपनी के होके भी बैंक के बिहाफ में बात कर रहे हैं, तो सर यहाँ पे आप अपना इंटरेस्ट भी देखिए, क्योंकि कल को अगर डिफॉल्ट करती है कंपनी तो आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी ही लाइबल होंगे, और कंपनी सेक्रेटरी का काम ही है टू मेक कॉर्पोरेट गवर्नेंस, राइट, टू कीप कॉर्पोरेट कल्चर्स को मेंटेन करने के लिए, ताकि कोई भी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप अगर सही से काम करेंगे तो ही आपके फ्यूचर जनरेशंस भी वही अकॉर्डिंगली काम करेंगे। तो कंपनी ने क्या करी, कंपनी ने जाके आरओसी के पास इंटीमेट कर दिया, आरओसी को इंटीमेट कर दिया, आरओसी अपना क्या करेगा, अब आरओसी वहां पे अपना अपलोड करेगा किस पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के वेबसाइट पे। याद है आपको एग्जांपल स्टार्टिंग में मैंने ये सब सारा आपको चीज समझाया। वेबसाइट पे अपलोड कर देने के बाद ओके, एमसी इंडेक्स ऑफ चार्ज का नाम बोलते हैं, वहां पे आप जाकर चेक कर सकते हो। ये कहां पे जाकर चेक करोगे, जब आप mca.gov.in पर जाते हो तो वहां एमसीए सर्विसेज होगी, सर्विसेज में जाके इंडेक्स ऑफ चार्ज में जाके आप सारा चीज डिटेल चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव देख रहे थे हम लोग, तो बैंक से पहले लोन ले लिया गया, बैंक से लोन लेने के बाद इसको रजिस्टर भी करा दिया गया एमसीए वेबसाइट पे। अगर ऐसा नहीं होता तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि बैंक कंपनी सपोज करो वापस से एक दूसरे बैंक के पास चली गई, एसबीआई के पास, और उनको बोली कि मुझे आपसे इतना करोड़ का लोन चाहिए, मुझे दे दीजिए। उन्होंने फिर एक एप्लीकेशन लिखा 100 करोड़ का, किसके, विद सेम मॉर्गेज प्रॉपर्टी के पास। ठीक है, तो अगर एसबीआई वाले क्या करेंगे, अगर एसबीआई के पास ये ऑप्शन नहीं होती कि वो एमसीए की वेबसाइट पे जाके चेक करे, तो वो लोन दे देती। ठीक है, कि वो बोलते कि चलो कोई पेपर नहीं है, सब कुछ ओके है, मैं उनको लोन दे देता हूँ। लेकिन क्योंकि एसबीआई के पास अभी ऑप्शन है कि वो जाके एमसीए की वेबसाइट पे जाके वो चेक करें और उसका इंस्पेक्शन करने के बाद ही कंपनी को लोन प्रोवाइड करे। तो जब वो इंस्पेक्शन करने जा रही है तो एमसीए की वेबसाइट पे जाके वो क्या करी है, इंस्पेक्ट कर ली कि सारा डॉक्यूमेंट्स, कि कहीं ये प्रॉपर्टी जो मुझे मेरे पास लेकर आया है क्या वो ऑलरेडी सिक्योरिटी के रूप में तो नहीं रखा गया है। अगर ऐसा है तो कंपनी क्या कर, तो बैंक क्या करेगी, ये ये एसबीआई, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग के एग्जाम पे ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, ठीक है, एचडीएफसी के पास सिक्योरिटी के रूप में, तो एसबीआई क्या करेगी, इनको लोन सैंक्शन नहीं करेगी। ओके, क्लियर हो गया आपको। और अगर ये चीज यहाँ नहीं होता सिक्योरिटी के रूप में, तो यहाँ से उनको ठीक है, या फिर यहाँ से एसबीआई इनको लोन क्या करती, सैंक्शन कर देती। ओके, फिर सेम प्रोसेस, फिर एसबीआई क्या करती, फिर कंपनी ने जो एसबीआई से पैसा ली है वो आरओसी के पास, हाँ यहाँ पे अगर कोई दूसरा प्रॉपर्टी है तो वो कर सकती है। इसका मेन पर्पस यही है ताकि हम लोग को पता चले कि कहीं हम लोग ऐसे प्रॉपर्टी को कहीं परचेज ना कर लें, या उस प्रॉपर्टी के रूप अगेंस्ट में मैं कुछ पैसा इन्वेस्ट कंपनी में ना कर दूं जिसपे जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी सिक्योरिटी में रखा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। ज्यादातर ये जो माइंडसेट होते हैं वो गलत सोच के साथ जो करते हैं वही ये वाला चीज कर पाता है, लेकिन इस चीज को रिमूव करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का टॉपिक लाया गया। ओके, कोई प्रॉब्लम, ठीक, अब आगे चलते हैं। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज इज टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड एलिमिनेट कॉर्पोरेट फ्रॉड। एक लाइन में बोल सकते हैं,
आप नोट कर लीजिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ registration of charge, the objective of registration of charge is to maintain transparency, and eliminate corporate fraud. ठीक है, वापस बोल दे रहा हूं, the objective of registration of charge is to maintain transparency and eliminate corporate fraud. ओके, आइए एक बार बुक में जो हमारा पर्पस दिया गया वो क्या है वो आपको एक बार पढ़ा देते हैं. The purpose of registration of charge is to give notice to ROC and to the people who intends to advance money to the company about the encumbrance created on assets of the company. ठीक है, इनकम्ब्रेंस का मतलब होता है कि आपने कुछ सिक्योरिटी वगैरह ऑलरेडी रखा हुआ है कि नहीं, ये ऑलरेडी कहीं पे मॉर्गेज है कि नहीं. ठीक है, मतलब इसके ऊपर कुछ लायबिलिटी पहले से बनी हुई कि नहीं, ऐसा कुछ. ठीक है, या ओके. नेक्स्ट, द लेंडर में इंस्पेक्ट द इंडेक्स ऑफ चार्ज एंड फॉर्म्स इन द एमसीए पोर्टल. अगर मान लीजिए कोई लेंडर है, जैसे एसबीआई के एग्जांपल लिया था मैंने, तो वो क्या करेगी, वो इंस्पेक्ट कर सकती है कहाँ पे, एमसीए पोर्टल में जाकर इंडेक्स ऑफ चार्ज देख सकती है. ये इंडेक्स ऑफ चार्ज मिनिस्ट्री एमसीए का रजिस्टर होता है चार्ज मेंटेन करने का. ठीक है, ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया, पर्पस भी हो गया. ओके, क्लियर है, कोई और प्रॉब्लम? चलिए अब आगे चलते हैं. आगे जो हमारा टॉपिक है वो है फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज. नाउ व्हाट इज फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज? बहुत ही सिंपल है. फिक्स चार्ज होता है वो जब आप किसी भी फिक्स एसेट्स पे, जब भी आप कोई फिक्स एसेट्स पे सिक्योरिटी देकर लोन लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड फिक्स चार्ज. चार्ज का क्रिएशन आपको समझ में आ गया होगा ना, तो वही चार्ज को ही हम बोल रहे हैं कि लोन लेना. ठीक है, मैं अभी उसको लोन ले इस तरह से बता रहा हूँ. तो अगर आप किसी फिक्स एसेट्स पे आप अगर करते हैं तो उसको हम लोग फिक्स चार्ज बोलते हैं. और वही चीज अगर आप फ्लोटिंग पे करते हैं, यानी कि फ्लक्चुएटिंग टाइप ऑफ एसेट्स पे करते हैं, तो उसको हम लोग फ्लोटिंग चार्ज बोलते हैं. अब सर फ्लोटिंग टाइप का क्या होता है, या फ्लक्चुएटिंग टाइप के एसेट्स कौन से होते हैं? तो आपके पास स्टॉक इन ट्रेड होगा. अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो उसके पास स्टॉक होती है कंपनी में, रॉ मटेरियल्स होते हैं, तो रॉ मटेरियल दिखा के बैंक से आप लोन ले सकते हैं. ठीक है, या फिर आप प्रॉपर्टी दिखा के, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी दिखाकर आप लोन ले सकते हैं. तो सर बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, फिक्स चार्ज या फ्लोटिंग चार्ज? तो बेस्ट ऑप्शन है फिक्स चार्ज. बैंक आपको कभी भी ये मतलब उनका वो 99.99% रहेगा उनका मोटो की वो आपसे फिक्स चार्ज पे ही आपको लोन दे, क्योंकि फ्लोटिंग चार्ज इज नॉट सिक्योर्ड. ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज जैसे आपको डेटर, आपके पास डेट, आप बहुत सारा अमाउंट आप किसी से पाते हैं, सपोज करो आप डेटर हैं और आप 500 करोड़ रुपीस पाते हैं मेरे से. ठीक है, तो जब आप 500 करोड़ पाते हैं और अभी आपके कंपनी को 100 करोड़ की जरूरत है फॉर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस काम के लिए. ठीक है, तो इन दैट केस आप बैंक के पास गए और अभी आपके पास क्योंकि 100 करोड़ है नहीं, तो आप बैंक के पास अप्रोच किए, बोले कि सर ऐसा ऐसा बात है, मेरा एक डेटर है जिससे 500 करोड़ मेरा ड्यू है, तो अगर आप उस डेटर को एज अ सिक्योरिटी रख लें और मुझे 100 करोड़ दे दें तो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं, जो कि अब होल्ड पे. ओके, तो बैंक यहाँ पे कोशिश क्या करेगी कि वो फिक्स चार्ज में हो, फ्लोटिंग चार्ज में ना हो. बिकॉज कल को अगर मैं एज अ डेटर मैं उसको पेमेंट ना करूं, एज अ क्रेडिटर मैं उनको पेमेंट ना करूं, तो उनका तो बैंक का तो पेमेंट गया, क्योंकि बैंक को वो रिपे नहीं कर पाएंगे उस वक्त, क्योंकि उन्होंने मेरे को एज अ सिक्योरिटी रखकर, मेरा अमाउंट को वो सिक्योरिटी रखकर उन्होंने दिया था. राइट, तो इन दैट केस फ्लोटिंग चार्ज होता है जब हम फ्लक्चुएटिंग किसी एसेट्स पे रखते हैं, और बैंक हमेशा कोशिश करेगी फिक्स्ड पे रखने का. अब आते हैं फिक्स्ड पे. आपके पास एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बैंक के पास गए, बैंक को दे दिए इमूवेबल प्रॉपर्टी और वो खुश हो गई और बैंक आपको दे दी, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको. लेकिन फ्लक्चुएटिंग या फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, बिकॉज बैंक कोशिश ही नहीं करेगी कि वो आपको फ्लोटिंग पे कुछ लोन अमाउंट दे. करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको. चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं. कंपनी एचडीएफसी बैंक के पास गई लोन लेकर, एप्लीकेशन, एचडीएफसी बैंक ने लोन अप्रूव कर दिया, उसके रूप में उसने सिक्योरिटी रखा, या तो मूवेबल रखेगी या इमूवेबल रखेगी. अब मूवेबल में मैंने आपको बताया चाहे वो फ्लोटिंग हो सकती है या फिक्स चार्ज हो सकती है. करेक्ट, अब आते हैं फिक्स चार्ज को क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं. फिक्स चार्ज विच इज क्रिएटेड टू कवर एसेट्स विच आर ascertained and definite or capable of being ascertained and definite.
कोई भी लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, उसको हम लोग फिक्स चार्ज बोलेंगे। क्लियर हो गया? फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है? आप फ्लोटिंग चार्ज देखते हैं। इस फिक्स चार्ज में क्या होता है, आपके पास राइट टू यूज तो होता है, लेकिन आप सेल नहीं कर पाते उस प्रॉपर्टी का। आपके पास अगर एसेट्स है, जैसे कि नॉर्मल मॉर्गेज में होता है, चीजें वही है, जस्ट इसको नाम अलग दिया गया तो सो दैट कि आप जब लॉ के टर्मिनोलॉजी में बात करें तो फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज भी बोलेंगे इसको। ठीक है, राइट टू यूज रहेगी इसमें, लेकिन राइट टू सेल नहीं रहेगा। आप प्रॉपर्टी को तब तक सेल नहीं कर पाएंगे जब तक आप बैंक का पैसा रिटर्न नहीं कर देते हैं। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। फ्लोटिंग चार्ज which is not attached to any definite property but covers property of a fluctuating type. क्या? तो स्टॉक इन ट्रेडर और स्टॉक इन ट्रेड और डेटर। समझ में आ गया? अब यहाँ ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाले होते हैं अमाउंट। अगर स्टॉक इन ट्रेड है, आपके पास रॉ मटेरियल से आप उसको दिखा के लोन ले रहे हैं बैंक से, तो बैंक कोशिश करेगी कि आपका ये चार्ज जो है, ये जो चार्ज क्रिएट आपने किया है, ये फिक्स्ड हो जाए। तो उनके लिए सिक्योरिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि अभी तो ये रिस्की है ना। फ्लोटिंग में ये रिस्क बहुत है उनके पास कि कल को पेमेंट नहीं, कल को वो रिकवर नहीं हुआ तो उनको तो सारा पैसा चला जाएगा उनका। ठीक है, नेक्स्ट। क्लियर है आपको फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है? ओके। अब आते हैं जो एग्जाम में इस टॉपिक को लेकर भी क्वेश्चंस आते हैं, तो एग्जाम में क्या करिएगा कि फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज को आप डिफाइन भी करिए और एक एग्जाम्पल के रूप में आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके बताएं उनको। एग्जामिनर इससे खुश हो जाएंगे और आपको मार्क्स देंगे। ठीक है, देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपको समझ में कितना आया। ये नहीं कि आपने बुक में क्या समझे और उसको नोट डाउन किया। अगर मैं बुक का लाइन लिख दूं ना, विच इज क्रिएटेड टू कवर एसेट्स विच आर सर्टेन एंड डेफिनाइट, मार्क्स मिल सकती है, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होना, आपको समझना भी पड़ेगा। तो आपको अभी क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल के रूप में, और आपको टर्म के साथ में लीगल टर्म आप जरूर यूज करें डेफिनेशन लिखते हुए। याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कोई कोट कर रहे हैं आप किसी सेक्शन के डेफिनेशन को, तो आप उसमें कोई छेड़खानी ना करें। अगर आप ओन टर्म में लिख रहे हैं तो देन आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, बट उसमें लीगल टर्म को यूज करना ना भूलें। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है असर्टेन एंड डेफिनाइट, तो ये वर्ड आना चाहिए फिक्स्ड एज चार्ज के लिए। यहाँ पे फ्लोटिंग में फ्लक्चुएटिंग टाइप आना चाहिए। ठीक है, इस तरह का वर्डिंग्स होना चाहिए। मैं जस्ट एग्जांपल बोल रहा हूँ कि ये वर्डिंग, इस तरह के कई सारे वर्डिंग्स के टर्मिनोलॉजी आपको मिल जाए। ओके, अब आते हैं जो एक और टॉपिक आता है वो है एग्जाम में, वो है डिफरेंस बिटवीन फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज। बहुत बार आता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, नाउ डिफरेंस मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग मैंने आपको ऊपर में दोनों बता दिया, आप नोट डाउन कर लें इसको, पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, मीनिंग को समझ में आ गया आपको? मीनिंग वो होता है कि जो फिक्स्ड एसेट्स या फिर फिक्स टाइप ऑफ एसेट्स के नेचर में होते हैं, उसके ऊपर जब आप क्रिएट करते हो दैट इज फिक्स चार्ज, एंड व्हेन इट इज क्रिएटेड ऑन फ्लक्चुएटिंग टाइप ऑफ प्रॉपर्टी देन इट इज नोन एज फ्लोटिंग चार्ज। ठीक है, एग्जांपल के रूप में मैंने आपको दे दिया, अगर आपको फिक्स चार्ज के लिए लिखना है तो लैंड एंड बिल्डिंग, और आपको फ्लोटिंग चार्ज के लिए लिखना है तो स्टॉक इन ट्रेड और डेटर। कन्वर्जन, ना यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कन्वर्जन। ना कन्वर्जन किस लिए बोल रहे हैं सर, तो जब कन्वर्जन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये भी आपका एग्जाम में आता है, और वो ये कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज इनटू फिक्स चार्ज आता है ना। इस कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज इनटू फिक्स चार्ज को हम लोग एक नाम से जाने जाते हैं, जो लीगल टर्म में कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो जब भी आप क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में टॉपिक आएगा, तो आपको उसमें भी यही चीज लिखना है कि उसमें फिक्स चार्ज फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है। ठीक है, और देन आपको बताना पड़ेगा कि क्रिस्टलाइजेशन काम कैसे करता है। तो आपको क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बताएंगे, बस एक बार आपको समझा देते हैं कि जब भी आपको कभी, एक काम करते हैं, मैं आपको क्रिस्टलाइजेशन के बारे में नेक्स्ट इसके बाद में बताता हूँ। ठीक है, चलिए कन्वर्जन के बारे में समझ लिया कि कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि फिक्स चार्ज कन्वर्ट नहीं हो सकता इनटू फ्लोटिंग, बट फ्लोटिंग चार्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिक्स चार्ज। नोट कर लीजिए, मीनिंग आपको समझ में आ गया। चलिए अब मैं एक बार वापस बता देता हूँ, आप नोट कर लें डिफरेंसेस में मीनिंग। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए ये दोनों डेफिनेशन जो ऊपर में बताया, एग्जाम्पल आपको ऊपर से मिल जाएगा। कन्वर्जन, फिक्स चार्ज कैन बी कन्वर्टेड, फिक्स चार्ज कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फ्लोटिंग चार्ज, whereas floating charge can be converted into fixed charge। ठीक है, ओके। नाउ आगे चलें, रिस्की, पॉइंट नंबर 4 है रिस्की। रिस्की है क्या? फ्लोटिंग। यस, फ्लोटिंग चार्ज इज रिस्की बट फिक्स चार्ज इज सेफ। क्यों सेफ है? क्योंकि फ्लोटिंग चार्ज में
डूबने का कोई चांस नहीं रहता है, क्योंकि फ्लोटिंग, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, मैं डेटर था, सॉरी मैं कंपनी के हिसाब से मेरे को कंपनी को देना था, मैं कंपनी को नहीं दिया, कंपनी ने क्या किया, मेरे अमाउंट को अगेंस्ट में लोन ले रखा था, मैंने कंपनी को पेमेंट नहीं किया, तो इन दैट केस वो तो फ्लोटिंग चार्ज हुई। तो फ्लोटिंग चार्ज जब हुई तो कंपनी को जब मैंने पेमेंट नहीं किया, तो यहाँ पे रिस्की हो गया ना कि वो पैसा बैंक के लिए वो डूब गया। इसीलिए बैंक क्या करती है, बैंक कोशिश करती है कि आपको फिक्स चार्ज के ऊपर ही लोन दे। ठीक है, चलिए, और यही एट द सेम टाइम फिक्स चार्ज रिस्की नहीं होता है, क्योंकि वो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है, और कंपनी की प्रॉपर्टी इमूवेबल है, वो तो आप ही के पास है। चलो ठीक है, जिस दिन आपने लोन का पेमेंट नहीं किया, बैंक आ जाएगी उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए। ओके, आगे चलते हैं। हमारा आगे का टॉपिक है वो है टर्म, मतलब डेफिनेशन का वो जो पॉइंट है डिफरेंसेस का, सॉरी, उसमें टर्म। ये फ्लोटिंग चार्ज जो होता है ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए ही हो सकता है, 6 मंथ, 7 मंथ, 5 मंथ, 4 मंथ, ऐसे करके। लॉन्ग टर्म के हिसाब से फ्लोटिंग चार्ज कभी भी आपको बैंक क्रिएट करके नहीं देगी। अगर आपको बैंक राजी हो जाती है ये डेटर वगैरह पे देने पे, जो कि हो जाती है यूजली, बट सब्जेक्ट टू उनका भी सिक्योरिटी के रूप में देखना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने बोला था कि 99.9% वो नहीं देगी फ्लोटिंग पे। अगर वो देती भी है तो वो टर्म देगी क्या, स्मॉल टर्म के लिए, यानी कि 6 मंथ 7 मंथ के लिए हिसाब से देगी, उससे ज्यादा का नहीं देगी। लेकिन फिक्स चार्ज जो हो सकता है वो लॉन्गर टाइम के लिए भी हो सकता है, लॉन्गर टाइम के लिए ही जनरली होता है। ठीक है, तो टर्म हो गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे दो फेमस केस लॉज हैं जिसका नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप एक बार रीड कर लीजिएगा, बहुत आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इस केस में कहा गया कि सपोज इस केस में क्या हुआ था, मैं आपको पहले ये बता दूं, ये एक मशीन था जो कि प्रॉपर्टी के साथ अटैच था। यहाँ पे देखिए विच इज क्रिएट, यहाँ पे क्या लिखा है, फिक्स चार्ज में, विच इज क्रिएटेड टू कवर एसेट्स विच आर असर्टेन एंड डेफिनाइट और केपेबल ऑफ बीइंग असर्टेन एंड डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे वही केस लॉ रखा गया जहाँ पे मशीन अटैच हुआ था किसके साथ, जमीन के साथ, लैंड के साथ। ठीक है, तो यहाँ ये कहा गया, इस केस लॉ में ये डिसाइड हुआ कि अगर कोई मशीन अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि लैंड के साथ अटैच है, तो उसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही हिस्सा मानेंगे। ठीक है, एंड विच रिक्वायर रजिस्ट्रेशन, बिना रजिस्ट्रेशन का ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, और इसको इफेक्टिव करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर में इसको रजिस्ट्रेशन भी कराना जरूरी है। ठीक है, ये केस लॉ है जो कि आपको फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज में काम आ जाएगा। एक बार आप रीड कर लीजिएगा, आपके बुक में भी ये है, और ज्यादा कुछ बड़ा केस नहीं है, तो आपको समझ में आ जाएगा, और मैंने ब्रीफ यहाँ पे कर ही दिया। माटुरी यूराव वर्सेस पिंडलिया, जिसमें कि अपॉन क्रिस्टलाइजेशन फ्लोटिंग चार्ज बिकम फिक्स्ड एंड रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल। देखो मैंने आपको बताया था ना कि ये कन्वर्ट हो सकता है फ्लोटिंग चार्ज, तो देखो वही लिखा हुआ है, इस केस में यही हुआ था कि जहां पे क्रिस्टलाइज फ्लोटिंग चार्ज का कन्वर्जन हुआ था फिक्स चार्ज में, और रेस्ट्रिक्शन अकॉर्डिंगली एप्लीकेबल होना चालू हो गया। क्या रेस्ट्रिक्शन, उसको वो यूज नहीं यूज कर सकती है बट उसको सेल नहीं कर सकती। क्लियर हो गया, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आपका आता है कि इफेक्ट क्या, अब आपका आगे देखते हैं आगे क्या होता है, वो है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कन्वर्ट कराना। नाउ मैं आपको एक अब एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल देता हूँ कि अगर जैसे कि अपना पुराना एग्जांपल है उसी को अपने कवर करते हुए आगे चलते रहेंगे, सो दैट कि एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट लेने से क्या होता है कि आपको कंफ्यूजन होती है, तो मैं वैसा नहीं करूंगा कि आपको अलग अलग एग्जांपल दूं। तो अपना जो सेम एग्जांपल है वही रखेंगे, उस केस में थोड़ा सा अलग डिफरेंट रखते हैं कि जब वो बैंक जब बैंक के पास कंपनी जाती है लोन एप्लीकेशन लेकर, तो उनको वो सिक्योरिटी रखने को कहती है। तो जब सिक्योरिटी देने को कहती है तो वो रॉ मटेरियल्स या फिर डेटर्स को दिखाकर लोन लेने की कोशिश कर रही है। इन दैट केस कंपनी क्या करेगी, क्या चाहेगी कि वो उनको फिक्स चार्ज पे उनको लोन दे, राइट। तो फिक्स चार्ज क्रिएट करे, लेकिन फिक्स चार्ज उनके लिए पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास कोई लैंड प्रॉपर्टी अभी है नहीं। ठीक है, तो इन दैट केस कंपनी या तो बैंक प्रोवाइड करेगी या तो नहीं करेगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, चलिए अब इसको हम दूसरे वे में समझते हैं। सपोज करो कि यही एग्जांपल में एडिशन कर लेते हैं कि उस कंपनी के पास प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी किसी बैंक के पास मॉर्गेज है जिसको फ्री होने में 6 मंथ का टाइम बाकी है। ठीक है,
तो जब 6 मंथ का टाइम बाकी है तो 6 मंथ का टाइम बाकी है तो क्या करी, सपोज कर, जैसे एक बार मैं आपको ऐसे दिखा देता हूं। सपोज ये बैंक है, कंपनी, ठीक है। कंपनी बैंक के पास गई और बैंक को बोली कि मेरे पास से आप रॉ मटेरियल ले लीजिए। क्या ले लीजिए? रॉ मटेरियल, ठीक है। अब बैंक ने कहा कि रॉ मटेरियल तो मैं ले लूंगा आपसे, बट रॉ मटेरियल इज नॉट सिक्योर्ड फॉर मेरे हमारे बैंक का पॉइंट व्यू से, क्योंकि इसमें तो रिस्क है बहुत, तो हम इसको कोई नहीं दे सकते हैं लोग। तो कंपनी ने कहा कि ठीक है सर, एक काम कीजिए, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी एक बैंक के पास, बैंक टू, सपोज करो बैंक टू है, जो प्रॉपर्टी बैंक टू के पास ऑलरेडी मॉर्गेज है, जो कि 6 मंथ के बाद फ्री होगी। इसके बाद 6 मंथ के बाद, ठीक है। तो बैंक ने कहा कि ठीक है, आप एक काम कर लीजिए, मैं फॉर 6 मंथ आपका ये रॉ मटेरियल देखकर मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन आप मतलब वही एसेट्स पे मैं भी क्रिएट कर दे रहा हूँ आपको मॉर्गेज, बट 6 मंथ के लिए आपका ये रहेगा, ये प्रॉपर्टी मतलब जो आपका फ्लोटिंग चार्ज है मैं उस पर क्रिएट कर दे रहा हूँ। लेकिन अगर 6 मंथ तक आप पेमेंट नहीं करते हैं तो इन दैट केस आपका जो प्रॉपर्टी है, जो ये 6 मंथ के बाद फ्री हो रहा है, वो मेरे पास आ जाएगा, एंड दैट विल convert your that will convert convert the floating charge into fixed charge। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चीजें समझ में आ गई क्या होता है? तो यही होता है कि आपको कन्वर्जन कब करना होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो फ्लोटिंग चार्ज होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो बैंक ने क्या किया, 6 मंथ के लिए इसको रॉ मटेरियल पे अमाउंट दे दिया, ठीक है। और आफ्टर 6 मंथ, जो कि ऑलरेडी प्रॉपर्टी किसी बैंक के पास मॉर्गेज थी, जब वो फ्री हो गई, तो अगर 6 मंथ के अंदर कंपनी पेमेंट कर दी तब तो ठीक है, तब तो उनको उस प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इन दैट केस अगर मान लो कि अगर वो लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाती है 6 मंथ में, उन्होंने पेमेंट, वैसे तो टर्म उनका लंबा होगा, अगर वो 6 मंथ में दे देती तो अच्छी बात है, लेकिन 6, अगर मान लो कि 10 साल 5 साल के लिए लोन दे दिया, ठीक है, बैंक ने, और बैंक ने ये डीड में ये पॉइंट रख दिया ऑन द कि आफ्टर 6 मंथ ये जो प्रॉपर्टी है, अगर आप पेमेंट कर देते तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो आफ्टर 6 मंथ, मतलब जरूरी नहीं कि आप 6 मंथ में ही करो, क्योंकि आपको ऑलरेडी 5 ईयर का टर्म है, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी नहीं करेगी अभी। तो लेकिन क्या हो जाएगा, आपका जो 6 मंथ वाला प्रॉपर्टी है, जो आपके पास 6 मंथ के बाद फ्री होने वाला है, वो प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगी, और आपका जो ये फ्लोटिंग चार्ज है वो फ्री हो जाएगा, और ये जो फिक्स्ड यहाँ पे था एक प्रॉपर्टी, वो आपका कन्वर्ट होकर फिक्स चार्ज हो जाएगा। तो इस केस में भी हम लोग क्या बोलेंगे इसको, कि ये कन्वर्जन हुआ फ्लोटिंग चार्ज इनटू फिक्स चार्ज, और इसको लीगल टर्म में एक इवेंट बोलते हैं, दैट इज ऑन द हैपनिंग ऑफ द डीड। जब ये काम हुआ तो जाकर ये कन्वर्ट हो गया, राइट? कोई प्रॉब्लम? तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, अगर हम लोग लीगल टर्म में यूज करें, तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज कब पॉसिबल हुआ? ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट स्पेसिफाइड इन द डीड। क्योंकि डीड में क्या लिखा हुआ था? 6 मंथ, 6 मंथ के बाद ये फ्री हो जाएगा, 6 मंथ के बाद वो मेरा हो जाएगा, तो इसके कारण क्या हो गया, वो एसेट्स अपना कन्वर्ट हो गया, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइज हो गया। और क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब फ्लोटिंग चार्ज इनटू फिक्स्ड चार्ज। क्लियर है? क्लियर हो गया आपको? ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको समझाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया हूं और बार बार बताऊंगा कि आप एग्जाम्पल के रूप में अगर एग्जामिनर को बताएंगे तो आपको वो मार्क्स अच्छे से देंगे, और वो समझेंगे कि आपको टॉपिक क्लियर है, ना कि आपने रट्टा मार के आंसर दिया। ओके, चलिए अब आगे एक और पॉइंट है जिसके कारण ये कन्वर्ट हो सकती है। कैसे? सपोज करो कि जब कंपनी, इसी एग्जांपल में जब कंपनी बैंक के पास गई थी, तो बैंक ने क्या किया, अपना ऐसे, सपोज ये रॉ मटेरियल को मैं अभी एक बार के लिए यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे, हाँ, ठीक है, अब कंपनी बैंक के पास गई, बैंक से उन्होंने कहा कि मुझे लोन चाहिए, तो बैंक ने कहा कि ठीक है, मैं आपको लोन तो दे दूंगा, आपने प्रॉपर्टी रखो। तो प्रॉपर्टी के रूप में उन्होंने प्रॉपर्टी रख दी, ठीक है। प्रॉपर्टी रखी तो कम उसने, बैंक ने क्या करेगा, एक डीड साइन होगा दोनों के बीच में, राइट? जिस डीड में कुछ ना कुछ इवेंट होगा। अच्छा, अब जो उस डीड में लिखा गया कि सर आफ्टर 6 मंथ तक अगर मान लीजिए कंटिन्यूअस
क्या डीड में लिखा गया कि कंटिन्यूअस, अगर मान लीजिए 6 मंथ तक, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मान लीजिए कि 6 मंथ तक आपने पेमेंट नहीं किया, यानी कि इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया, प्रिंसिपल अमाउंट इज डिफरेंट, बट अगर आपने इंटरेस्ट का भी पेमेंट 6 मंथ तक नहीं किया, कंटिन्यूअस 6 मंथ तक, तो इन दैट केस आपका जो फ्लोटिंग चार्ज है, ठीक है, या फिर आपका जो एसेट्स है वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज कर दिया जाएगा, या फिर अपने एसेट्स को इन्फोर्स करने के लिए, अपने एसेट्स को जो सिक्योरिटी रखा गया उसको इन्फोर्स करने के लिए जब क्रेडिटर खुद की तरफ से या फिर डिवेंचर होल्डर खुद की तरफ से आते हैं, उस केस में भी ये ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, रॉ मटेरियल था, उन्होंने पेमेंट नहीं किया, बैंक क्रेडिटर है, क्रेडिटर गई बैंक कंपनी के पास, इन्फोर्स करा ली, किस लिए, तो ये जो फ्लोटिंग चार्ज था जिसको आप यूज तो कर रहे थे वो अब आप यूज नहीं कर पाएंगे, जिसको आपने पिछले एग्जांपल में देखा था ना कि जब फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल हो जाता है। क्या रेस्ट्रिक्शन, आप इसको यूज तो कर सकते हैं बट आप इसको सेल नहीं कर सकते, तो क्योंकि ये रॉ मटेरियल था, सपोज करो रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल तो आपको डेली बिजनेस में काम आएगी, तो आप उसको यूज ही नहीं कर पाओगे। करेक्ट, होप यू गेट इट। ओके, तो ये आपको ये क्या हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे कि जब क्रेडिटर या डिवेंचर होल्डर अपना सिक्योरिटी को इन्फोर्स करने के लिए आए, तो इन दैट केस भी क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है। आगे चलते हैं, और कब कब हो सकता है क्रिस्टलाइजेशन, तो क्रिस्टलाइजेशन तब हो सकता है जब मान लीजिए कि आपका कंपनी पूरा वाइंडिंग अप में जाने का प्रोसेस में है, या वाइंड अप हो रहा है, या बंद कर रहे हैं आप कंपनी को, या आपके कंपनी में बहुत सारा यूनिट्स का बिजनेस चलता है, पर्टिकुलर आप वो एक बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो इन दैट केस भी क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है। क्लियर है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि अपना बुक क्या कहता है या अपने लॉ में क्या लिखा हुआ है, क्रिस्टलाइजेशन कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, ओके, अच्छा, तो हमारा बुक कहता है कि क्रिस्टलाइजेशन कब कब हो सकता है, हम लोगों ने देखा अभी, ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट स्पेसिफाइड इन द डीड, यही पढ़ा था, 6 मंथ वाला याद है, कि 6 मंथ के बाद जो प्रॉपर्टी है आपके पास, करेक्ट, याद आ गया, तो ये हो गया हैपनिंग ऑफ द डीड। अच्छा, अगर मान लीजिए व्हेन क्रेडिटर एंड डिवेंचर होल्डर टेक स्टेप्स टू इन्फोर्स देयर सिक्योरिटी, अगर किसी डिवेंचर होल्डर या क्रेडिटर होल्डर अपना सिक्योरिटी को इन्फोर्स कराने का कोशिश करे करे समझ में आ गया, कंपनी लिक्विडेशन में जा चली गई, या कंपनी अपना बिजनेस कैरी ऑन करने से बंद कर रही है अपना बिजनेस, तो इन चारों केसेस में क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज हो सकता है। करेक्ट है, अब आप लिख पाएंगे, बहुत ही इजी है ये टॉपिक, और आप इसमें बहुत सारे लोग फंसते हैं जिसको आप आंसर लिखना नहीं आता है। ठीक है, तो आप ये जरूर इसको लिखिएगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे दो फेमस केस लॉज हैं जो आपको ये समझने में इजी आएगी इस टॉपिक को। आइए देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले पैरामाउंट हाउसेस होल्डिंग लिमिटेड कंपनी है, जिसमें कि क्या हुआ था, डिवेंचर इशू किया गया था, ठीक है, और बैंक से फेवर में चार्ज क्रिएट किया गया, और उस जब चार्ज क्रिएट किया गया तो डीड जब बनी थी तो डीड में क्या लिखा गया कि क्रिस्टलाइज ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और डिफॉल्ट इन पेमेंट। ठीक है, तो कहा गया कि अगर ये जो पॉइंट का यूज किया गया था, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको इसके साथ जोड़ा है, तो हैपनिंग ऑफ द डीड, क्या हैपनिंग ऑफ द डीड, तो कहा गया कि अगर मान लीजिए कि जब आपने पेमेंट नहीं किया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना कि ऑन एन इवेंट और डिफॉल्ट इन पेमेंट, अगर आपने पेमेंट का डिफॉल्ट किया कोई भी, सपोज करो बैंक ने कहा भाई कि आप इंटरेस्ट नहीं दिए 4 महीना तक, तो आपको ये जो फ्लोटिंग चार्ज है ये फिक्स चार्ज में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, एंड दैट विल बी ट्रीटेड एज फिक्स चार्ज। ओके, तो ये एक पॉइंट हो गया, तो पेमेंट वाज नॉट मेड, क्योंकि पेमेंट हुआ ही नहीं था, तो इट वाज हेल्ड दैट नो लॉन्गर फ्लोटिंग चार्ज, दैट जो चार्ज क्रिएट हुआ था वो नो लॉन्गर क्या है, फ्लोटिंग चार्ज, वो क्या कहलाएगी, फिक्स चार्ज। ओके, अब आगे चलते हैं, क्रेडिटर वाला जो मैंने आपको बताया कि क्रेडिटर या डिवेंचर होल्डर कब स्टेप लेगी, डिवेंचर इशू किया, कौन सा केस है, गवर्नमेंट स्टॉक इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड वर्सेस मैनिला रेलवे कंपनी लिमिटेड, इसमें भी डिवेंचर इशू किया गया था,
और करने के बाद चार्ज क्रिएट हुआ, ठीक है। इसमें 3 महीना तक कोई पेमेंट इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया गया, तो डिवेंचर होल्डर को कोई स्टेप लेना चाहिए था इसके इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, लेकिन डिवेंचर होल्डर ने कोई स्टेप ही नहीं लिया। तो क्या ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक? जी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप ये जब पॉइंट देख रहे हो तो कंपनी ने क्या क्या क्योंकि डीड में नहीं लिखा हुआ था कि आपका ये पर्टिकुलर चीज होने के बाद ये होगा। उसमें क्या लिखा गया था कि अगर कुछ अगर मान लीजिए क्रेडिटर अपने बेस पे उनको अपना क्या लेते हैं, कोई स्टेप लेते हैं कि उस सिक्योरिटी को इन्फोर्स कराने के लिए, तो उस केस में ये पॉइंट आया था या ये डिसीजन लिया गया था इस केस में। तो इन दैट केस क्योंकि डिवेंचर होल्डर ने कोई स्टेप नहीं लिया तो उसका चार्ज रिमेन्स फ्लोटिंग, ठीक है, क्योंकि पेमेंट नहीं किया फिर भी वो क्या रह गई, फ्लोटिंग रह गई। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है इसका इफेक्ट क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज का। तो इफेक्ट यही होता है कि ये हमारा सिक्योर्ड हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इफेक्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज यही होगा कि जो भी आपका, पहले तो ये पॉइंट बोलेंगे कि आप फ्लोटिंग चार्ज विल बी कन्वर्टेड इनटू फिक्स्ड चार्ज, एंड जो रिस्क फ्लोटिंग चार्ज में थी ना वो अब फिक्स्ड चार्ज में नहीं रहेगी, यानी कि रिस्क विल बी मिटिगेटेड आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज इनटू फिक्स्ड चार्ज। करेक्ट? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग क्या क्या सेक्शंस अपने को पढ़ने, क्या क्या सेक्शंस अपने को आज जानना है। वो है सेक्शन 77, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये प्राइमरी ड्यूटी है किसका, कंपनी का, क्या करने का, तो रजिस्टर करने का। किसका? ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज, ठीक है। कोई भी चार्ज आप करते हैं क्रिएट, अब आपको समझ में आ गई चार्ज क्यों रजिस्टर कराना है। वेरी गुड। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, अगर एप्लीकेशन कौन करेगा रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का, तो कंपनी करेगी। अगर मान लीजिए कंपनी नहीं करी तो कौन करेगा, तो बाय दी चार्ज होल्डर इन केस ऑफ फेलियर। इसके बारे में हम कहां पढ़ेंगे, सेक्शन 78 में, ठीक है। सेक्शन 79 क्या कहता है कि कुछ ऐसे मैटर्स हैं जहां पर भी चार्ज का रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल होता है, उसके बारे में भी देखेंगे अपने। उसके बाद सेक्शन 80 का बारे में पढ़ेंगे जहां पे डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज के बारे में कहा गया, ठीक है। उसके बाद 81 देखेंगे जहां पे आरओसी को रजिस्टर मेंटेन करना होता है। याद है आपको वो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एमसीए पोर्टल में रजिस्ट्रार मेंटेन करती है कुछ इंडेक्स ऑफ चार्ज, राइट। वो चीज 81 में यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो होप आपको ये चीज यहीं से समझ में आ गई। मैं इसको वापस से समझाने का इसमें कुछ है नहीं, तो कुछ बनता नहीं है, तो ये मेरा अपना टॉपिक यहाँ पे कवर हो गया। ओके, सेक्शन 82, कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। अगर आपने लोन का रिपेमेंट कर दिया तो ये आपका क्या हो गया, सेटिस्फाई। अब सेटिस्फाई हो गया तो आपको ये कहाँ पे बताना पड़ेगा, जैसे कि आप रजिस्टर कराते हैं आरओसी के पास, वैसे ही आपको सेटिस्फैक्शन के बारे में भी कि आपने सारा लोन का पेमेंट कर दिया, सेम चीज आपको कहाँ बताना पड़ेगा, आरओसी के पास, ठीक है। इसके प्रोसीजर के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद सेक्शन 83 कहता है पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड रिलीज इन एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम कंपनी। ये आरओसी के पास पावर है कि अगर मान लीजिए कंपनी ने इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो इन दैट केस अगर आरओसी हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव कि इट हैज बीन सेटिस्फाइड, तो देन वो उसको अपने बिहाफ से भी सेटिस्फाई कर देगी, ठीक है। 84 में अपने देखेंगे कि इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर, जैसे लिक्विडेशन होता है तो उसमें लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, वैसे ही जब यहाँ पे इसमें सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया दैट इज रिसीवर और मैनेजर, इन केस ऑफ लिक्विडेशन आपको यहाँ पे रिसीवर या फिर मैनेजर का अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं सेक्शन 85 के बारे में। सेक्शन 85 में क्या देखेंगे, तो कंपनी इज रजिस्टर ऑफ चार्ज। कंपनी को भी एक रजिस्टर मेंटेन करना है जो कि मैंडेटरी है। कंपनी वो रजिस्टर मैंडेटरी मेंटेन करेगी फॉर लाइफ टाइम, परमानेंटली मेंटेन करेगी। और इसके जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज होंगे ना, जैसे इंस्ट्रूमेंट जैसे डीड हो गए, बोर्ड रेजोल्यूशन हो गया, उन सारे को वो कब तक मेंटेन करेंगे, तो मिनिमम 8 ईयर्स, ठीक है। आगे चलते हैं पनिशमेंट के बारे में। यहाँ पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन, इस पूरे चैप्टर्स में अगर आपने कुछ कंट्रावेंशन किया यानी प्रोविजन का, तो सेक्शन 87 को आपको डील करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है।
ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको सेक्शन 447 भी आपको सुनने में मिलेगा, ठीक है। वो भी देखेंगे कि वो 447 यहाँ पे क्यों एप्लीकेबल हो जाएगी। 87 में अपने देखेंगे रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ चार्ज। इसको हम लोग कॉन्डोनेशन का भी नाम देते हैं कि अगर आपसे कुछ गलती हो गई हो, ऑमिशन हो गया है, उसको रेक्टिफिकेशन करना है, तो आप इसके इस सेक्शन का यूज करके आप कॉन्डोनेशन मांग सकते हैं रजिस्ट्रार से, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट से। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव, देन उसको वो अप्रूव करेगी और आप उसको ठीक कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद जो अपना मेन चीज है वो है फॉर्म्स के बारे में। तो फॉर्म्स के बारे में जानना इसलिए जरूरी है कि अगर आप फॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, तो आपके लिए ये चैप्टर रिटेन करने में और ज्यादा इजी होगा, ठीक है। अब फॉर्म्स को कैसे रिटेन करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले एक बार मैं आपको रिटेन ही करा दूंगा अभी मैं फॉर्म, और इतना इजीली आपको रिटेन होगी ना कि आपको कभी आप भूलोगे नहीं, और आप किसी को समझाना होगा तो भी आप इजीली समझा पाओगे, ठीक है। सबसे पहले चार्ज के कितने फॉर्म है सर, कोई बताएगा। चार्ज में टोटल पहले 10 फॉर्म हुआ करते थे, अभी आपको टोटल 9 फॉर्म ही पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ सर, सिर्फ 9 फॉर्म। तो सर 10 फॉर्म क्यों डिलीट हो गया? तो जब सर ये अमेंडमेंट आया, तो अमेंडमेंट के बाद, अमेंडमेंट जब ऑर्डिनेंस का आया था, तो उसके अकॉर्डिंग चार्ज 10 का फॉर्म को क्या कर दिया गया, ऑब्सोल्यूट कर दिया गया, मतलब इसको खत्म कर दिया गया, इसकी अब कोई यूज नहीं है। तो अपने को आपके लिए हल्का हो गया कि सिर्फ 9 सेक्शन ही पढ़ने हैं। ओके, ठीक है। अब 9 सेक्शंस को, सॉरी 9 चार्ज के फॉर्म्स को कैसे याद करते हैं आइए देखते हैं। इस 9 फॉर्म्स में सबसे पहला फॉर्म आता है, वो है, सबसे पहला फॉर्म जो आता है वो क्या है, वो है CHG1। क्या है CHG1? तो अगर आप कभी भी बैंक से या फिर जब भी आप चार्ज का क्रिएशन करते हैं, तो आपको किसको इन्फॉर्म करना होता है? एग्जांपल्स याद है ना, तो आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। आप आरओसी को इन्फॉर्म करेंगे किस फॉर्म में? तो CHG1 में करेंगे, करेक्ट। CHG फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिएटिंग, ठीक है, चार्ज। बस इतना पढ़िए आप, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिएटिंग चार्ज। तो सर जब एप्लीकेशन कर दिए तो आरओसी हमको कुछ देगा क्या? करेक्ट, क्या देगा? वो एक सर्टिफिकेट देगा, ठीक है। सर्टिफिकेट किस लिए? तो रजिस्ट्रेशन कराया आपने किसका? चार्ज का, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का एक सर्टिफिकेट देगा। कौन से फॉर्म में? CHG2 में, याद रहेगा। आप एप्लीकेशन किस में कर रहे हैं? CHG1 में। आपको वो सर्टिफिकेट किस में दे रही है आरओसी? CHG2 में। दो फॉर्म क्लियर, कोई प्रॉब्लम है? चलिए, अगर मान लीजिए आप चार्ज का मॉडिफिकेशन कराते हैं, हो सकता है मॉडिफिकेशन आपके पास, सपोज करो पहले आपने 100 करोड़ का लोन लिया था, बैंक के पास वापस गए, बोले कि सर मेरे को और भी लोन चाहिए, 200 करोड़ का एडिशनल लोन चाहिए, आप दे दीजिए मुझे। तो बैंक ने कहा चलो ठीक है, आपके पास एग्जिस्टिंग है लोन और उसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में मैं आपको लोन दे दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, लोन दे दिया। यहाँ पे जो पुराना एग्रीमेंट था उसको क्या किया गया, मॉडिफाई कर दिया गया। किससे? जो अमाउंट 100 करोड़ का था उसको वो 300 करोड़ कर दिया गया, यानी कि यहाँ पे मॉडिफाई हो गया, राइट। यहाँ डिक्रीज भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहाँ इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पे डिक्रीज ना हो, तो डिक्रीज भी हो सकता है। तो यहाँ पे 300 करोड़ का एडिशनल हुआ, तो इस एडिशन को आपने क्या किया, मॉडिफाई किया, क्योंकि सेम प्रॉपर्टी पे आपने किया, तो मॉडिफिकेशन कहलाता है। अब आप वापस से पढ़िए इसको, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, सॉरी एप्लीकेशन फॉर मॉडिफाइंग द चार्ज। ओके, देन मॉडिफाइंग ऑफ चार्ज आप किसके पास कर रहे हैं? आरओसी के पास। तो आरओसी क्या करेगी, वापस से आपको एक सर्टिफिकेट देगी। क्या सर्टिफिकेट देगी? तो मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज करने का। आपने चार्ज मॉडिफाई करा है ना सर, तो आपको एक सर्टिफिकेट देगी, ठीक है। आपको 3 फॉर्म याद हो गए, 3 फॉर्म 4 काम। कैसे? एक रजिस्ट्रेशन, एक मॉडिफिकेशन। रजिस्ट्रेशन कराया चार्ज 1 में, मॉडिफिकेशन भी कराया चार्ज 1 में। अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं आप चार्ज का, तो सर्टिफिकेट किस में मिलेगा सर? चार्ज 2 में, CHG2 में। और अगर आप मॉडिफिकेशन कराते हैं तो आपको उसमें तो आपको किस में सर्टिफिकेट देगा? तो CHG3 में। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? इजी है? चलिए आगे देखते हैं CHG4 का।
इंटीमेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, सॉरी इंटीमेशन, हाँ यस, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज टू दी आरओसी बाय कंपनी। अगर मान लीजिए आपने पेमेंट कर दिया है, इन सारे चीजों का पेमेंट हो गया है, तो आप क्या करेंगे, आप इंटीमेट करेंगे आरओसी को कि मेरा सारा सेटिस्फेक्शन हो गया है लोन का। अब आप आपके अकाउंट में जो आपने इंडेक्स ऑफ चार्ज मेंटेन कर रखा है पोर्टल पे, उसमें से मेरा नाम को रिमूव कर दीजिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, इंटीमेट कर दिया। किस में करेंगे इंटीमेट, चार्ज 4 में। ओके, और जब आप मेंटेन कर रहे हैं तो आपको भी सर्टिफिकेट चाहिए ना कि हाँ ओके है, तो आप क्या बोलेंगे, वो वहां पे आपको आरओसी क्या देगी, एक मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज देगी, इसको हम लोग सर्टिफिकेट बोलते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये फॉर्म, ये दो फॉर्म जो है ये किससे रिलेटेड है, सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड है। ओके, और ये जो 3 फॉर्म है ये रजिस्ट्रेशन एंड मॉडिफिकेशन से रिलेट करता है, रजिस्ट्रेशन एंड मॉडिफिकेशन। कोई प्रॉब्लम, चल आगे देखते हैं CHG 6 के बारे में, नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट और सीजेशन ऑफ रिसीवर और मैनेजर टू आरओसी बाय द चार्ज होल्डर। CHG 6, यहाँ पे लिक्विडेटर अपॉइंट हो रहा है, कंपनी वाइंड अप हो रही है, लिक्विडेटर अपॉइंट हो रहा है, कौन है लिक्विडेटर, चाहे रिसीवर या मैनेजर को अपॉइंट कर दिया गया। कोई प्रॉब्लम। CHG 7 में रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन्ड बाय कंपनी विच इज मैंडेटरी, बताया था मैंने आपको। CHG 8 रेक्टिफिकेशन इन री रजिस्ट्रेशन, सॉरी रजिस्ट्रेशन होगा, ये री नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज ऑन अकाउंट ऑफ ओमिशन एंड मिसमैनेजमेंट। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गई है, आप कंडोनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं CHG 8 में, किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, CG के पास अप्लाई कर दीजिए। CG अगर खुश होगी तो आपको अप्रूवल देगी और अकॉर्डिंगली आप कंडोनेशन मांग कर और उस चीज को आप करेक्ट कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं CHG 9 के पास। CHG 9 किस लिए, ऊपर आप ध्यान से एक बार देखिए, ऊपर मैं लेके आता हूं एक बार, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिएटिंग और मॉडिफिकेशन चार्ज फॉर अदर देन डिवेंचर, राइट, मतलब डिवेंचर्स के ऊपर आपने अगर क्रिएट किया तो उसको छोड़कर बाकी सारे चीजों को आप यहाँ पे एप्लीकेशन करेंगे। बट अगर आपको डिवेंचर्स के लिए रिलेटेड आपको क्रिएट करना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आपको CHG 9 फॉर्म फाइल करना होगा जहां पे डिवेंचर्स के बारे में कहा गया है। ओके, कोई प्रॉब्लम, चलिए एक बार रिकॉल करते हैं जल्दी से। CHG, आप आंख बंद कर लीजिए क्योंकि आप चीटिंग नहीं करेंगे और आपको याद हो जाएगी, ये सिंपल सी। CHG 1 किस लिए, रजिस्ट्रार को मैंने इन्फॉर्म किया किस चीज के लिए, मेरा क्रिएट हुआ चार्ज, मॉडिफाई हुआ तो भी मैं इन्फॉर्म करूंगा रजिस्ट्रार को, किसमें, CHG 1 में। अगर मैं क्रिएशन ऑफ चार्ज को रजिस्टर कर रहा हूं तो CHG 2 मेरे को एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप मॉडिफिकेशन के बारे में इंटीमेट कर रहे हैं तो आपको आरओसी क्या भेजेगी, एक मॉडिफिकेशन का सर्टिफिकेट देगी और वो होगा चार्ज 3 में, यानी कि CHG 3 फॉर्म में होगा। उसके बाद आपको लोन सेटिस्फाई हो गया, यहां तक आपने चार्ज क्रिएट कर लिया, मॉडिफाई भी कर लिए। अब मान लो मॉडिफाई के बाद आपका क्या आता है, सेटिस्फेक्शन ही होता है कि मान लो आपने चार्ज का रिपेमेंट कर दिया, यानी कि लोन का रिपेमेंट कर दिया। तो अगर लोन का रिपेमेंट कर दिया तो आपको काम आरओसी क्या, आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आरओसी को आप किस में इन्फॉर्म करोगे, CHG 4 में। CHG 5 किस लिए होता है, वो अपना सर्टिफिकेट भेजेंगे, मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, CHG 6 किस लिए होता है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, करेक्ट। CHG 7 किस लिए होता है, तो कंपनी का रजिस्टर मेंटेन करना, कंपनी को रजिस्टर मेंटेन करना है, किस फॉर्म में, तो CHG 7 में। ये एक फॉर्मेट है, ये कोई फॉर्म नहीं है, ये फॉर्मेट है। ओके, तो ये नोट डाउन कर लें। CHG 8 जो फॉर्म है वो क्या है, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए एप्लीकेशन का फॉर्म है, जो कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास करनी होती है रिगार्डिंग किसी ओमिशन और मिस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, CHG 9 किस लिए है कि अगर मान लीजिए आपको डिवेंचर्स के ऊपर आपने चार्ज क्रिएट किया है तो उसको आपको इंटीमेट करना पड़ेगा आरओसी को, किसमें, CHG 9 में। याद हो गई। CHG 1 किस लिए, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज अदर देन डिवेंचर। CHG 2 किस लिए, तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। CHG 3 किस लिए, तो सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। CHG 4 किस लिए, इंटीमेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज।
CG 5 किस लिए? सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। CG 6 किस लिए? तो अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। CG 7 किस लिए? रजिस्टर मेंटेन करने के लिए, कंपनी हैज टू मैंडेटरी मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ चार्ज। ठीक है, फॉर्मेट क्या है? CG 7। CG 8 application to central government inform CAG 8 for condonation of delay regarding any omission or misstatement. Okay, CAG 9 for application to the registrar for registration of charge created on the debentures. Okay, और अगर कुछ रेक्टिफिकेशन के बारे में भी है तो आपको CAG 9 ही भरना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ मोडिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ अगर आपका डिबेंचर्स के लिए है तो क्रिएशन, मोडिफिकेशन और रेक्टिफिकेशन तीनों चीज CAG 9 में होगी। कोई प्रॉब्लम? ओके, चलिए।